तो इसमें एग्जांपल है कार्ट टी सेल थेरेपी। दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर वेरियस वायरल डिजीजेस सच एज HIV, एड्स, एप्स्टीन बार वायरस, EBV, सब में। और फिर हर जगह भी यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 mRNA वैक्सीन में हुआ है, फाइजर में यूज हुआ है, मॉडर्ना में यूज हुआ है, टू डील विद द सेवरल पैथोजेंस एक्सेट्रा। तो यूज हो सकता है ये लॉन्गर टर्म में। कार्ड टी से थेरेपी किस में यूज हुआ है? मैक्सिमम अभी कैंसर में हुआ है। और जीन थेरेपी बाकी सब में, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, सिकल सेल। तो इसमें बात करना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। और बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नीड पैराडाइम शिफ्ट इन देयर बिजनेस मॉडल कि कैसे उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, लेकिन प्रॉफिट भी लिया जाए, ताकि वो इन्वेस्ट हो वापस से R&D में। तो लॉन्ग टर्म में जीन एंड सेल थेरेपी ये फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है। ये इसी बात करना चाह रहा हूँ। हाउस पैनल रिकमेंड्स प्रेयर्स रिचुअल एट प्रोटेक्टेड साइट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। लास्ट ईयर जब पूजा हुआ था मार्तंड सन टेम्पल, मानसी मार्तंड सन टेम्पल है क्या? It's in Jammu and Kashmir, हम्म, and like significance, I exactly don't know right now. ललित आदित्य मुक्तापदा जो कारकोटा डायनेस्टी के थे, कारकोटा, उन्होंने बनाया था मार्तंड सन टेम्पल। तो सन टेम्पल क्यों नाम होता है? क्योंकि सन को, सूर्य देव को, मतलब प्रे करने के लिए बनाया गया था इनको। तो और भी सन टेम्पल का एग्जाम्पल मानसी इंडिया में? We have Somnath Temple, Gujarat में, and सन then टेम्पल नहीं है वो, सोमनाथ टेम्पल, कोणार्क सन कोणार्क टेम्पल है। टेम्पल होता है ना हाँ, और उड़ीसा एक और है, वो मोधेरा सन उड़ीसा में। टेम्पल, गुजरात। तो ये बात कर रहे कि आर्कियोलॉजिस्ट बात कर रहे, पार्लियामेंट्री पैनल बात कर रहे कि पॉसिबिलिटी ऑफ परमिटिंग ऑफ पूजा एंड वर्शिप एंड मोन्यूमेंट दैट आर बीइंग गिवन प्रोटेक्टेड साइट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हाँ, अभी एग्जांपल है लिविंग लिविंग ASI मोन्यूमेंट, ताजमहल है, वहाँ नमाज होता है एवरी फ्राइडे। अदर नोटेबल मोन्यूमेंट सच एज कन्नौज रोमन कैथोलिक चर्च इन मेरठ, नीला मॉस्क दिल्ली, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन लद्दाख। तो कुछ कुछ जगह में ऑफर किया जाता है कि आप जाकर प्रे कर सकते हो, कुछ कुछ जगह में बैंड है। तो पार्लियामेंट्री पैनल बता रहे हैं कि ऐसा लिस्ट में टेम्पल का नाम होगा जिसका लिखा रहेगा रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वहां आप कर सकते हो प्रे और रिचुअल्स कर सकते हो। तो 8th सेंचुरी टेम्पल बात की, इसको अनंतनाग में, ये ललित आदित्य कारकोटा डायनेस्टी मुक्तापदा। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा टाइगर होता है टाइगर स्पीसीज में। MRNE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लॉन्ग टर्म एग्जाम्पशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फॉर सोलर PVs has proposed an exemption for green hydrogen developers from adhering to the list of authorized manufacturing to the enable them to import solar photovoltaic modules and wind turbine from China. तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिशियल रहेगा, सोलर रहेगा, विंड रहेगा, कि हाइड्रोजन एनर्जी रहेगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो देखते हैं कि कैसे बैलेंस करें। तो उसमें उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पशन दिया है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपर्स को क्या आप ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो फॉर PV मॉड्यूल्स और विंड टर्बाइन फ्रॉम द चाइना। लेकिन बात यह दर्शाता है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भी हमें डिपेंडेंट होना पड़ा है चाइना के हिसाब से। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रोलाइजर। ये क्या होता है प्रवेश, इलेक्ट्रोलाइजर? नहीं वो शिका, आप बता दो, मुझे टेक्निकली नहीं पता इसका। हाइड्रोजन, Electrolyzer, हाँ मानसी। according to me, it helps in transmission of the charges. तो transmission of charge होगा तो electricity generate होती है। Like इलेक्ट्रोलाइजर वो होता है कि it आप बोल जो सकते। वाटर है ना, वाटर को तोड़ना है, हाइड्रोजन कैसे बनाओगे आप?
कहीं ना कहीं से तोड़ोगे वो चीज को, तो इलेक्ट्रोलाइजर तोड़ता है वाटर को हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, कुछ और कंपाउंड में तोड़ सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइजर उसमें काम आता है। तो इसके लिए बनाने के लिए पीएलआई स्कीम लाया गया था, 4,400 करोड़ का इंसेंटिव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सम डिग्री ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी हुआ है अभी तक में, ज़्यादा नहीं। जैसे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बात करते हैं कि चाइना इज अ 40% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इंडिया प्लान्स टू इंस्टॉल 60 गीगावाट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2022 में आया गया, इसमें बात कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में 5 मिलियन टन कैपेसिटी जनरेट करें ग्रीन हाइड्रोजन में। प्रूव करना। कंट्री 1.4 बिलियन कांट रिलाई ऑन सर्विस सेक्टर लोन। हम लोग बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्गर रन में। आर्टिकल 370 की बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं, क्या जो तरीका था हटाने का आर्टिकल में वो सही था कि नहीं, सॉवरेंटी सरेंडर हुआ कि नहीं। उस पर सब इतना सारा पिटिशन है, तो हर एक पिटिशन में बात होके एक कंबाइंड आएगा इस पर, तो हम लोग डिटेल में लेंगे सब चीज़ पे। आर्टिकल 370 आर्टिकल 1 दोनों बात करता है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का बात होता है। तो इसी पे कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट बात हो रहा है, क्या पार्लियामेंट टच कर सकता है वो सब चीज़, स्टेटली से वाकिफ हो, तो हर एक पर डिसीजन आ सकता है कंबाइन। क्रैकडाउन ऑन नेटवर्क सपोर्टिंग मिलिटेंट्स, तो इतना कम हो गया है पहले से, पहले 1,300 था, अभी कम हो गया। दिखा रहे थोड़ा थोड़ा इसमें हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट एक्ट हो गया यूआपिया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ओवरग्राउंड वर्कर, ये क्या होता है मानसी, ओवरग्राउंड वर्कर? हम्म, You can highlight the term Oshik, where is it यहाँ mentioned? पर ये तो ओवरग्राउंड वर्कर, Foreground worker. वर्कर नहीं, है, exact हेल्प करते हैं वो। network. एक होता है मिलिटेंट, टेररिस्ट, टेररिस्ट को हेल्प करते हैं। ओवरग्राउंड, हम्म ओवरग्राउंड वर्कर हो गया, मतलब कि छुपाना, टेररिस्ट आ रहे हैं पीछे से, सिक्योरिटी फोर्स दौड़ रहे हैं तो उसको छुपा दिए घर पे, या उसको सपोर्ट कर दे, उसको गाड़ी से पहुंचा दे वो जगह पर, तो इसे ओवरग्राउंड वर्कर हो गया। तो हिस्टोरिकल टिल बाय ईयू, फर्स्ट रेगुलेटिंग proposal ऑन एआई, सिग्निफिकेंस। हमें जीडीपीआर का बात करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट का। वैसे ही इन्वायरमेंटल, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज विल नाउ वोट ऑन प्रपोज एआई एक्ट नेक्स्ट ईयर। वो हेल्प करेगा बाकी सब कंट्रीज को फॉर द जॉइंट लीड टू द सेट टेम्पलेट फॉर एआई रेगुलेशन। इसमें बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द फेशियल रिकॉग्निशन, मैनिपुलेट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, पेनल्टीज, रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्वेलेंस, ये सब चीज़ है जिसमें बैलेंस किया जाएगा विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द पब्लिक सेफ्टी एंड राइट्स। एआई एप्लीकेशन ऑन फोकस्ड बिहेवियर कंट्रोल विल ऑल्सो बी बैंड। सेल्फ ड्राइविंग कार अलाउड किया जाएगा, लेकिन हर जगह पब्लिक स्क्रूटिनी होगा एआई का यूसेज पर, कि कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं, अभी जो भी एआई कुछ भी कर पा रहा है वैसा नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म, तो यू लाएगा ये चीज़। जैसे पहले जीडीपीआर आया था, वी टॉक्ट अबाउट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, और कंसेंट लेना चाहिए, अगर डेटा आप उसको उठा रहे हो लिखा आना चाहिए कि यू आर कंसेंटिंग फॉर द शेयरिंग ऑफ द डेटा, वैसा। तो इसकी हिसाब से इसकी एआई के ऊपर भी आएगा। इंडिया बात करता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और डेटा प्रोटेक्शन बिल का बात करता है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बात करता है। लॉन्ग टर्म में एआई का जो रेगुलेशन होगा वो भी एक इंडिया देख सकता है, बाकी कंट्री में क्या हो रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिया, विद सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स।
तो अलग अलग कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू एआई, प्राइवेसी का थ्रेट है, सिस्टम का बायस है, वॉलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपका गाना को उठा करके कुछ मिक्स कर दिए और अपना गाना बना के बेच दिए, तो जो एग्जिस्टिंग ओनर थे उनको इशू है। वैसी सेम पिक्चर्स और फोटोज का भी है। तो ये बात अल्लाह फिर ये ले लेते हैं। व्हाट इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इट वाज इन 1946 आई थिंक, 1948। प्रवेश। हाँ वो शायद 1948। उसमें बात करते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। पहले बात होता है ऑल मैन आर इक्वल, लेकिन इंडिया ने बोला कि ये गलत है, दैट हैज टू बी जेंडर न्यूट्रल। तो ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, डिग्निटी सबके हाथ में होता है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू राइट्स एंड फ्रीडम, डिक्लेरेशन एज सेट आउट। तो वही लिखा हुआ है, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ऑर्डर एक्सेट्रा। क्रूरटी नहीं होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, परसिक्यूशन से फ्री होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा सब रहना चाहिए। तो तो उसे क्या टेररिस्ट को ह्यूमन राइट्स मिलते हैं? हाँ, तो इनका कुछ डिस्टिंक्शन नहीं होता, मतलब जैसा आम आदमी के होते हैं वैसे इनके होते हैं? सब हाँ, वो भी तो ह्यूमन ही है ना, टेररिस्ट भी। विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उन पर कार्रवाई होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स तो उनका भी होगा ना। ऐसा थोड़ी कि आप उसको अचानक से यहाँ टेररिज्म को कर रहे हैं और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में लटका दिए जिंदा। ऐसा नहीं कर सकते ना, उसका भी प्रोसेस होगा, उसका भी डिग्निटी ऑफ बॉडी है, डिग्निटी ऑफ लाइफ है। तब तरीके से उसको आप भेजोगे या फिर फांसी लगेगा एकदम ड्यू प्रोसेस के बाद। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स वर्सेस टेररिस्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक इशू है। अगेन डायरेक्टली नहीं बोल सकता प्रवेश, बहुत ठीक। कॉशियसली सोचना चाहिए इसमें। ये कोई बोलेगा तो हमेशा बोलना है कि मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन टेररिस्ट का राइट्स है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका रीजन, क्योंकि आपके लिए वो टेररिस्ट हो सकता है, किसी और के टेररिस्ट नहीं। हो सकता है जो कुलभूषण यादव का अपना बात करते हैं वो टेररिस्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, अपने लिए तो नहीं है। तो उसका भी राइट्स ठीक। होना चाहिए, वही बात है इसका। तो बहुत ग्रे एरिया है इसमें। ये कमिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इंडिया ऑफर्स टू कट आईसीटी इंपोर्ट ड्यूटीज टू फास्ट ट्रैक ईयू एफटीए, ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो उसमें आईसीटी इंपोर्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन कैटेगरी है जो हम देते हैं वो टैग? सब मोस्ट सबको देना पड़ता है। आप दो कंट्री के बीच में आप नहीं कर सकते। मोस्ट फेवरनेस से मतलब होता है कि आप ट्रीटीज, आप कस्टम ड्यूटी जो कम करोगे, आप फेवरेबल टैरिफ मेजर्स यूज करोगे, डील साइन करोगे, तो सबको देना पड़ता है मोस्ट फेवर नेशन टैग। मानसी आप बोल। मानसी का हाँ, WTO कौन से वी ट्रीट, क्लोज के अंदर होता है, MFN? व्हाट आर यू सेइंग प्रवेश, कैन यू रिपीट? आई एम आस्किंग दैट MFN WTO के किस प्रिंसिपल में होता है, मतलब कोई प्रोविजन है इसका, सच कोई एग्जैक्ट? नहीं, प्रिंसिपल नहीं, यही अपने आप में एक प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ के, आपको सबको इक्वली फेवर करना है। आप किसी एक कंट्री को ज्यादा फेवर नहीं कर सकते हो, दूसरे को कम फेवर नहीं कर सकते हो। तो इट इज अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द मेंबर नेशंस और योर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री। हम्म, true। तो बेसिकली ये गैट का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 17 ऑफ गैट, जो WTO के अंदर भी नहीं, गैट वाज अर्लियर, पहले नहीं, मतलब मुझे भी पता डब्ल्यूटीओ मानसी, इज मैं कह रहा हूँ सक्सेसर कि ऑफ गैट। आज के टाइम में गैट एग्जिस्ट गैट नहीं का कर। गैट का 17 प्रिंसिपल, उसको WTO, वो तो मुझे ही पता गैट पहले का था, लेकिन उसको वही बेसिकली MFN स्टेटस की कंटिन्यूएशन है, जो आज के टाइम में WTO में भी देखने को मिलती है। हम्म। आंचल, फेम 1, फेम 2 और फेम 3 में क्या फर्क है? हमेशा बात करते हैं ना फेम 1, फेम 2, तभी फेम 3 का बात हो रहा है। फेम 1 में मैं बता ये देता हूँ, तो फेम होगा। 1 में से प्राइवेट हाँ, व्हीकल, एक सेकंड। फेम 2 में पब्लिक, और आंचल, फेम 3 में आई थिंक चार्जर इंडस्ट्री की बात हो रही है।
ठीक है। फेम 1 में प्राइवेट ईवी का बात होता है, फेम 2 में पब्लिक इलेक्ट्रिक बसेस एक्सेट्रा, फेम 3 में चार्जर्स को बनाएंगे, बैटरी प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद PLI स्कीम लाया जा रहा है। तो बस ये शॉर्ट में याद रखना है इसको। 50,000 बसेस, तो ये फेम 2 का पार्ट हो गया एक तरह से। वीट स्टॉक में फॉल बिलो बफर। तो बफर स्टॉक FCI प्रोक्योर करते हैं, उनके पास बफर स्टॉक होता है। तो FCI 1955 एक्ट के अंदर में बना हुआ है, एक बार देख लेना मानसी, एक्ट उसका। और यहाँ पे ओपन मार्केट सेल स्कीम है। ऐसा क्यों होता है? जब भी बफर स्टॉक से नीचे होता है या ऊपर होते हैं, तब फिर उसको रिलीज किया जाता ओपन है ओपन मार्केट मार्केट स्कीम। हाँ। ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है उसका बफर स्टॉक से लेना देना नहीं है, उसके पीछे जो इंटेंशन है कि अगर मार्केट में सप्लाई कम है, तो बात प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक। तो उस पर्पस के लिए ओपन मार्केट स्कीम गवर्नमेंट की है। तो ओपन मार्केट में आके सेल करेंगे है ना, बफर स्टॉक से उठा करके। हाँ, ओपन मार्केट में सेल भी होता है और बाय भी होता है, मतलब ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट जो एफसीआई करता है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि गवर्नमेंट इतना ही मतलब फार्मर्स से बाय करेगी एट MSP। सो तो कोई ओपन पोर्टल होता है प्रोक्योरमेंट इसका? होता है। क्या प्रवेश? कोई पोर्टल होता है मतलब जिसके थ्रू ये फंक्शनिंग होती है ओपन मार्केट सेल की? नहीं, पोर्टल के थ्रू नहीं होता है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। मतलब ओनली पोर्टल के ऊपर रिलायंस नहीं है, पोर्टल तो होगा। हम्म हम्म तो FCI एक्ट कौशिक आपने पूछा था 1964 है वो? 64 है ना भाई, हाँ। तो इसका बात है, अब आते हैं इसमें कि गवर्नमेंट ये जो ट्रक केबिन है, लगातार काम करते हैं ट्रक ड्राइवर्स, दिन भर 12 आवर्स 15 आवर्स चलाते हैं। तो उनको सहायता करने के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए मैंडेटरी होगा एयर कंडीशन ट्रक केबिन के अंदर में, अक्टूबर 2025 से। तो इसे जो कंडीशन होता है कि स्ट्रेस से लेकर के BP हाई, ये सब, फिर फटीगनेस वो कम हो जाएगा, ऐसी रहना। कौशिक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम्म वहां के आप ट्रक्स देखिए और इंडिया के आप ट्रक देखिए, बहुत मतलब डिफरेंस है। ऐसा हम्म। क्यों है कि मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा R&D नहीं है कि हम हाँ वो नहीं, वाले अब बता रहा हूँ, ये मैंने सोचा था हाँ 2 साल पहले। इसका 3 4 रीजन है, ठीक है। पहला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रक्स है ना, वो एक तो है, पहली बात, वहाँ हाई डेवलप कंट्रीज है, उसको लेके चलना है दिमाग में। दूसरा, ट्रक ड्राइवर का जो सैलरीज है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। वो यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी नहीं रहता, इतना सैलरी रहता है। तीसरा, जो इंडिया का ट्रक है वो इंडियन सुटेबिलिटी ऑफ रोड पर है, रोड में गड्ढा है या लॉन्ग टर्म रोड है, कंक्रीट का रोड है, एसफल्ट का है, चलते जा रहे चलते जा रहे, लगातार यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रक का रहता है 30 मिलियन, डिफरेंट रहता है, 5 मिलियन टन, 5 टन होता है, 10 टन होता है, 20 और 30 वैसे होता है। तो 5 टन में आप 6 टन लगा के चलते हो। तो देखते हैं ना, कई कोई ट्रक दिखता है टेढ़ा रहता है ट्रक, अगर आप हाईवे में जाओगे तो हाँ वहाँ देखा। ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको है ना स्पेसिफिक सेट स्टैंडर्ड में होगा। और यहाँ पर लेकिन एक फ़ायदा ज़्यादा है कि यहाँ पर रिसाइकलिंग बहुत होता है। ट्रक हर 5 साल 6 साल के अंदर में इसको भेजा जाता है, और वो रिसाइकिल होकर फिर बनता है, नया बनता है। तो उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा है ट्रक का इंडिया में। वहाँ मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ वो लार्जर ट्रक होते हैं यूज़। यहाँ पर क्या है कि इंडिया में जो फ्रेट है ना वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूएस में फ्रेट का इशू ज़्यादा है। इंडिया में फ्रेट कॉरिडोर अच्छा है, फॉर एग्जांपल कोल, स्टील सब रेलवे से होता है। तो इसलिए ट्रक्स पर इंडिया के हिसाब से सही ट्रक है। पहले मुझे लगता था ऐसा, आप जो बोलना चाह रहे हो, लेकिन ये ट्रक जो तो है। मतलब आपका मतलब यही मतलब मुझे समझ आया कि हमारे यहाँ की जो रोड कंडीशन है हाँ, और जो इन्वायरमेंट, आ, गर्मी ठंडा, गर्मी ठंडा, बर्फबारी, फ्लड से लेकर के फिर मतलब रेनफॉल, सब चीज़ के लिए कंडीशन है ट्रक अपना वाला, जो वहाँ ऐसा नहीं। पूरा ये जाके सबके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। GMR इंडस्ट्री, प्रवेश, एयरपोर्ट, हाँ ठीक। इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंट आउटेबल। चाइना फिलीपींस, वी हैव डिस्कस दिस वन। एलेक्स जोन है कौन? किसी को पता है मानसी? नहीं फेमस, औशिक, मेरे को नहीं बताई।
उसके ऊपर $1 बिलियन का फाइन लगा था। वो 1970-80 से उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोला जाता है उसको। वो हमेशा आता है, बोलता है हर बार कि जो 9/11 था वो बेसिकली यूएस का डीप इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। फिर ऐसे ऐसे करके सब बहुत सारा कोविड क्यों किया गया है, क्योंकि को उन लोगों को फायदा करवाना है, फाइजर और बाकी सबको, तो उस पर बैन लग गया था। तो वहां पर इशू हुआ है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, राइट्स कितना होना चाहिए। तो उस पर भी राइट। एक क्वेश्चन बन। ये एक बार ले लो, ग्लोबल रेट कट। स्टैंड ऑफ लूम्स, कल बात करी थी कि वी हैव बीन सीइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो ग्लोबल रेट कट मॉनेटरी पॉलिसीज में यूएस फेड अभी, बिकॉज वी आर सीइंग दो कंडीशंस दिख रहे हैं, या तो हम उसी स्टेटस को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स को, या फिर हम जो रेपो रेट्स है उसको और इंक्रीज करें, जैसे यूएसए के केस में हमें देखने को मिल रहा है। तो रेट कट कब से स्टार्ट होगा उसके ऊपर ये पूरा डिबेट है। सो right now we are not having any clarity or certainty about this thing. नीचे ओएमओ। Okay, so OMO open market operations होता है, this is again a tool under the monetary policy. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई इशू करता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल करता है या बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू मैनेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और मनी इन सर्कुलेशन। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स अनलाइकली इन दिसंबर टू जनवरी, दिस इज बीइंग, अभी अपडेट है, एंड यही इसके पीछे पर्पस है, लिक्विडिटी मैनेज करना इकोनॉमी में। हम्म वाई इंडिया यूनिफॉर्म चार्जर रूल हैव एप्पल इन माइंड। यूनिफॉर्म चार्जर होना चाहिए, ये बात इसमें एक ही है, मैं बताऊंगा कि हर के लिए अलग चार्जर होता है, टाइप सी से लेकर के पुराने टाइप सी पोर्ट वाले, नए वाले। तो एक यूनिफॉर्म चार्जर होना चाहिए जिससे आप सब चीज़ चार्ज कर सकते हो। ऐसा यू में भी आ रहा है, और ऐसा एप्पल भी धीरे धीरे अपना चेंजेस कर रहा है। तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। और ई वेस्ट की भी एक बड़ी हम्म प्रॉब्लम प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। है विद चार्जेस, ये ले ले एक बार, करिकुलम फॉर अमृतकाल, कैसा करिकुलम होना राइट। चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वी टॉकिंग अबाउट करिकुलम में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। सो वी टॉक्ड अबाउट कि जो स्किल्स या जो जॉब्स इन डिमांड है, सो करिकुलम शुड आल्सो बी अलाइंड ऑन दैट बेसिस। वहाँ पे इंडस्ट्रियल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में वी कैन हैव मोर सिनर्जी एंड कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन एंड न्यू माइंडसेट। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि करिकुलम शुड बी अलाइंड विद आवर विजन 2047, वेयर वी हैव दिस विजन एंड वी आर डेवलपिंग अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। तो उसके लिए करिकुलम में क्या चेंजेस होने चाहिए स्टेम स्किल्स में, लाइक वी आर सीइंग कि दे आर इन हाई डिमांड, तो अकॉर्डिंगली वो रिफॉर्म्स होने चाहिए। न्यू माइंडसेट ऑन दो सिमिलर लाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डी कॉलोनाइजेशन। तो एनसीईआरटी के केस में हमने देखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे विच वर बीइंग रिमूव्ड ऑल्सो। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी प्रमोट करना, एम्ब्रेसिंग डिजिटल एज। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। हम्म ठीक है। और इसमें बात हो रहा है कि हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ का बात नहीं करते, रीस्किलिंग करना, अप स्किलिंग, सीएक्सओ। सीएक्सओ मतलब सीटीओ, सीईओ, बाकी सबको का भी होना चाहिए रीस्किलिंग, अप स्किलिंग होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आना चाहिए, जॉब मार्केट के हिसाब से वेरिएबिलिटी है उसमें चेंज आना चाहिए। उनको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एवरी सेक्टर। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन के हिसाब से भी सोचना चाहिए उन्हें। तो सस्टेनेबिलिटी हो गया, या फिर अडॉप्शन ऑफ एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या सोशल चेंज के हिसाब से जो भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें अडॉप्शन होना चाहिए। तो ईयू जो सीएक्सओ है उनका भी स्केलिंग होना जरूरी है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयज। ये ओवरऑल बात है। लर्निंग फ्रॉम मध्य प्रदेश वी डिस्कस्ड। एआई विल क्रिएट मोर जॉब्स दैन इट किल्स। ये हमेशा बात करते रहते हैं कि कंप्यूटर आने से जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक नया ही जॉब क्रिएट हुआ, सर्विस सेक्टर। अब उसके कारण है कि इंडिया वन ऑफ द लीड प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस सेक्टर बन चुका। तो एआई कर सकते हैं, लेकिन बस चैलेंज रहेगा कि कैसे इसको मास स्केल एम्प्लॉयमेंट को दूर करे, और जो डिसलोकेशन है ऑन द स्पॉट जो पता लग सकता है उस पर होगा। उसके के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग नया फील्ड में करना चाहिए, ताकि फ्यू फ्रिक्शन रहे, और कैसे जस्ट चेंज हो।
जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूअर फील्ड, वो कैसे हो पाएगा, उस पर बात हो रहा है। इसी गति में के वेव, कोरियन वेव है, के पॉप, के ड्रामा एक्सेट्रा, कोरिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ते जा रहा है। और के पॉप टू ग्लास स्किन, ग्लास स्किन क्या है मानसी? So, again, with the skincare routine हम्म around the flawless skin को हम glass skin बोलते, तो again this is associated with Korean people only. तो हर 10 जन में से कसम 4 to 5 लोग हैं, वो बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और फेशियल सर्जरी करवाते हैं। तो ये चेहरा ऐसा दिखता नहीं है असली में उनका। तो ऐसा वहाँ का एक, कैसे हम लोग बिग बॉस है ना, वैसे ही वहाँ पर एक सिर्फ ग्लास स्किन बनाने के लिए अलग से रियलिटी शो है, जिसमें हर एक लोग को लाता है, बगल में बैठाता है, बोलते हैं कितना सड़ा चेहरा है, इसको अच्छा बनाना है। तो ऐसे लोग करते हैं वहाँ पर कोरिया में। तो आई थिंक बट कोरिया ये का। भी हाँ एक कि मतलब ओबियसली कोरियन पॉपुलेशन उनका जो टाइप्स है, जो स्किन है वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू जो स्किन इंडियंस के, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती। तो अगेन इसको हम एग्जांपल भी बोल सकते हैं कि एक डार्क पैटर्न है सोशल मीडिया पे, कैसे हम्म एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस हम्म में इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये बात। लेकिन एक बस सीख सकते हैं कि के पॉप और के ड्रामा कैसे प्रमोट किया गया विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्ट पावर। तो ये जेन आई टू ट्रेन द स्टाफ, ये पहली बात की इसको, सिस्को ने यूज किया ये असिस्टेंट। आई थिंक वी फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू द हिंदी न्यूज़पेपर। ये लो दिव्या। ये COP 28 को लेकर है कि जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल में गैसेस ऑयल कोयले का यूज करते हैं उसे पूरी तरह से खत्म करने के ऊपर बात हो रही है, जिसमें काफी सारे देशों ने अपनी सहमति नहीं दी है। तो उसके ऊपर यह है कि पेरिस में जब 2015 में सम्मेलन हुआ था, उसमें 1850 से लेकर 1900 के बीच में जो उद्योग हुए, जो स्थापनाएं हुई है, उनके मुकाबले जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। तो उसके लिए वित्तीय अपराध जो डिमांड है वो कम है, उसको पूर्ति के लिए किस तरह से चीजों में चेंज लाना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। और इस फैसले पे हमने देखा था कि कोयले के उस विषय में भी भारत बात करता है कि पूरी तरह से उसे एंड नहीं करना, उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना है। तो इसमें बात हो रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद समरकंद से एमबीबीएस की पढ़ाई भाग भाग गई। मतलब पहले लोग जाते थे यूक्रेन और रशिया में, लेकिन स्टेट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन का डिग्री, मेडिकल डिग्री बहुत सस्ता में था, इसलिए लोग जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन रशिया यूक्रेन के बाद से समरकंद में जा रहे हैं। समरकंद कहाँ पर है प्रवेश? समरकंद, और हिस्ट्री में भी बहुत सुनते हैं समरकंद के बारे में। अकॉर्डिंग टू इट इज इन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। हम्म, उज्बेकिस्तान। समरकंद से ना, यहाँ कौन आया था समरकंद से मानसी? नहीं एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रही। बाबर। अच्छा। हाँ, प्रवेश ये लो। आप हाईलाइट करो उसे कौन सा है। बापू आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। तो हम कैसे बोल बसे सकते हुए? हैं कि आज भी जब हम अ, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो डिसीजन सुनाते हैं, तो वो जो महात्मा गांधी के नोबल आइडियाज हैं, जो डाउन ट्रोडन्स की बात, अंत्योदय की बात उन्होंने की, उसको ध्यान में रख के ड्यू जस्टिस की बात वो करते हैं। जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, तो उसमें जो राम राज्य की बात जो हमारे महात्मा गांधी जी ने कही कि गरीबों को, हरिजनों को, दलितों को
मेन स्ट्रीम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लाने की बात जो उन्होंने कही, उसको ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनती है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो बेसिकली जब इम्प्लीमेंटेशन करता है स्कीम्स का, तो वो ये ध्यान रखता है कि डोर स्टेप डिलीवरी करने के बाद भी कोई ऐसा वंचित घर ना रह जाए जिससे पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हों। तो बेसिकली हर इंसान इंडिया का, जो महात्मा गांधी के नोबल और चेरिश्ड आइडियाज हैं, उनको लेकर अपने अपने कार्य करता है। अहिंसा की बात हो हाँ, गया, अहिंसा हो गया, फिर सत्याग्रह तो दिल में बसते हैं ना। हम लोग अहिंसा करना चाहिए, सत्याग्रह, वेज की तरफ जाना चाहिए, ट्रस्टीशिप मॉडल का बात हो गया, दूसरों की सहायता करना चाहिए, जो भी चीज़ उन्होंने सिखाया उसके। आधे दुनिया के खिलाफ बढ़ते अपराध तो ये महिला के हिसाब से दिया होगा, तो अपराध ये लिए थे लोग डिटेल में कल। सेम। ये बता दिव्या। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर शादियों की बात करें तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है, जिसमें देखा जाए तो अगर सालाना 60,000 करोड़ के आभूषण खरीदे जाते हैं और 5,000 करोड़ तक होटलों का उद्योग होता है। अगर पूरी जीडीपी वैसे देखें तो 4.25 लाख करोड़ का उद्योग सिर्फ शादियों से चलता है, जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो पहले रीति रिवाजों को और जिस तरह से की जाती थी उनको उपयोगिता मिलती थी, पर आज के टाइम में सोशल मीडिया, फोटो, इन चीजों का ज्यादा चलन हो गया। तो जितनी कैपेबिलिटी है उससे भी ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो इस और दहेज के भी काफी ज्यादा मामले देखने के लिए मिलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर थी और शादी में वो 50 लाख या 50 करोड़ पैसे देने के लिए तैयार थे, उसके बाद भी उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। तो इस तरह के काफी सारे मामले सामने आते हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ बता एग्जाम्पल दिया है कि पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ दहेज देने के बाद भी लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि दहेज के लिए प्रताड़ना से पीड़ित होकर। तो दहेज अधिनियम 1961 के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद कहा गया है कि और जो इसके अतिरिक्त जो समाज में बुराइयां जैसे वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इन सभी बातों पर तो ध्यान ही नहीं जाता। इन चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। तो उस चीज को सही उसमें लगाया जा सकता है कि किस तरह से विचारधारा में चेंज लाया जाए ताकि ये चीजें कम हो। ठीक। अच्छा ओशिक, मुझे आपसे एक चीज पूछनी कि जो डाउरी है, उसका आज के टाइम पे एक नया रूप देखने को मिलता है। एक वर्ड है उसका, आप बता दो। गिफ्ट। हाँ एग्जैक्टली, गिफ्ट। तो डोरी का नया रूप है गिफ्ट सिस्टम। लेकिन मेरे हिसाब से जो गिफ्ट सिस्टम है वो गलत नहीं है। बस शर्त ये कि आप मांगे ना। तो अगर गिफ्ट आपको अपने आप मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मांगना नहीं चाहिए। बस गिफ्ट देने के पीछे राइट इंटेंशन भी होना चाहिए। तो मैं हाँ अभी मतलब थोड़ी देर मांगने को पहले तो होता ही है ना, कि जैसे डिस्कस। सिंपल सा फंडा है ना कि अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसका जो भाई होता है उसको बेसिकली वो प्रॉपर्टी पूरी मिल जाती है। तो जो गिफ्ट उसको दिए जाते हैं वो उसके माँ बाप के लिए इसलिए दिए जाते हैं कि आई हैव माई सन एंड ही विल बी हैविंग ऑल द प्रॉपर्टी, बट दिस इज फॉर यू। So that is a kind of right intention of the parents to provide the gift. ठीक। बस हाँ, वेरी करेगा, इंटेंशन वही है, ये ले पर्सन टू लेते हैं, पर्सन। ये मुझे लेना है वाला। जो तेरे सामने औरों की निंदा करता है वो औरों के सामने तेरी निंदा करेगा। एक साथ ही ने कहा है। ट्रू। ये बात होता है इसका। एक तो सोसाइटी का इम्प्लीकेशन का बात ले सकते हैं कि डुअल फेस नेचर ऑफ द ह्यूमंस। कि आप पोर्ट्रे करते हो मेरे सामने आप कंप्लेन करते हो बाकी लोग के बारे में, तो 100% सत्य है कि बाकी लोग के सामने में भी मेरा कंप्लेन करोगे। इसका मीनिंग तो ये बात कर रहा है, लेकिन उसको कैसे मल्टी डायमेंशनल एरिया में तोड़ सकते हैं। तो इसमें एथिक्स का एग्जांपल हो सकता है, इसमें डुअल फेस नेचर। उसके बाद फिर लोगों का जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, ओवर थिंकिंग प्रोसेस, मैं ओवर इसमें थिंकिंग बोलता हूँ स्टाइल। इसे कि बेसिकली ये ये शो करता है कि ह्यूमन जो है कितना फिकल माइंडेड है। कि मतलब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी किसी के सामने अच्छा भी बन सकता है, और अपना काम निकलने के बाद उसके सामने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली हम फैमिली में भी ले सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के पीठ पीछे चीजें होती हैं। तो उसमें हम बात कर सकते हैं एडल्ट्री का। उसके बाद हम सोसाइटी लेवल पे अगर बात करें तो
ट्रेचरी हो गई, क्राइम्स हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म की बात हो गई, तो डायमेंशंस बहुत टूट सकते हैं इस चीज के। मुश्किल है, ये तो सिर्फ सोसाइटी का तोड़ सकते हैं ज्यादा। डायरेक्ट जबरदस्ती डायमेंशन नहीं निकाल सकते ना इसमें, टेररिज्म कैसे निकलेगा इसमें? तेरे सामने औरों की निंदा करता है, वो औरों के सामने तेरी निंदा करे। हाँ, सिंपल सी बात है ना, आप टेररिज्म को मना कर रहे हो लेकिन आप पीछे से प्रॉक्सी टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो। हाँ। हाँ, ठीक है, एक बोल सकते हैं। फिर तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी ले सकते हैं, जैसे नेपाल और श्रीलंका के साथ कई बार देखने के लिए मिलता है, जब उन्हें अपना प्रॉफिट दिखता है तो वो इंडिया के साथ होते हैं फंड्स वगैरह करने के लिए, ट्रू, वरना फिर अच्छा साथ था। साथ वो हम्म। की वैल्यू उसमें भी दिखाई देते हैं। अच्छा, राइट दिव्या। तो वो डुअल फेस नेचर भी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टेररिज्म, कि ऊपर ऊपर आप बोलते हो कि नहीं टेररिज्म में सपोर्ट नहीं करता हो, लेकिन अंदर से करते हो। नेपाल का एग्जाम्पल आपने लिया, श्रीलंका का। विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज रिलेशनशिप विद नेपाल एंड श्रीलंका, जब मन करते तो इंडिया का साथ देते, तो नहीं करते। ठीक है, ये ले लो। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो हिंदू मंदिर है उसको रीउत्थान की बात कर रही है, जो कि यूनेस्को विरासत हेरिटेज साइट में है। उसमें उन्होंने कहा है कि 25% ही नए पत्थर का इस्तेमाल हो सकता है, उससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। तो इसकी स्टार्टिंग 20वीं सेंचुरी में हो गई थी, तब से अभी तक ये उसको फिर से निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आसियान कंट्री भी इन्वॉल्व है, पर दिल्ली का उसमें कोई शामिल नहीं है। ये दिखा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सहायता उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके अंदर नहीं है, जिसमें आसियान कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। इसमें दो तरीके से इनको सही किया जाएगा, एक तो पत्थर को आपस में जोड़कर और दूसरा कंक्रीट का उपयोग कर कर। तो हम देख सकते हैं, अगर इस तरह से कोणार्क का मंदिर है, जैसे उसमें रेत भरा गया था और उसको निकाला गया था, किस तरह से उसका परिवर्क किया जा सकता है, उससे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरा, अगर हम मंदिरों की बात करें तो विष्णु के मंदिर मिलते हैं, जहाँ गरुड़ गरुड़ की मूर्ति, और शिव मंदिर और ब्रह्मा के मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। मुझे कहाँ बता सकते हो ये ब्रह्मानंद मंदिर मतलब कोई है इसकी, मतलब इसके अलावा इसकी कोई जानकारी? जैसे बोरबुदर तो हमने सुना है, तो नहीं पता इसका, देखना पड़ता। ठीक। ये बेंगलुरु में विधान चौथ में रविवार को नम्मा जातरे, ये है क्या, एक लोकल जात्रा है क्या, जैसे हम लोग उड़ीसा उड़ीसा में बात करते हैं, वो जतरा फेस्टिवल होता है ना। जतरा फेस्टिवल। हाँ। जतरा फेस्टिवल एक तरह से हर चीज उसमें कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस से भी कर सकते हैं, या फिर हम्म। लोकल हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर से हमें आ जाता है एग्जाम्पल वो। ये जापान और चीन के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए वहां पर नई प्रौद्योगिकी नीतियों को साझा किया गया है, ताकि जो पैसिफिक ओशियन का वो एरिया उसको सेफ रखा जाए। भारत और जापान के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, जो चीन पर, जहाँ पर अपनी सेना इंक्रीज कर रहा है।